हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में। अभी तक आप लोगों ने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में सीखा, उसके बाद आपने डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में सीखा। इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और अब सीखते हैं कि कैसे आपका प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन की बनने की प्रोसेस। जैसा कि हमें पता है, प्रोटीन की सिंथेसिस किसकी वजह से होती है? अमाइनो एसिड्स की मदद से। जब अमाइनो एसिड्स आपका एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं, से दिस फॉर एग्जांपल लेट्स टेक दिस वन इज अ ग्लाइसिन अमाइनो एसिड, इट इज कंबाइनिंग विद द एलेनिन अमाइनो एसिड, एलेनिन इज कंबाइनिंग विद द ल्यूसिन अमाइनो एसिड्स बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड। सो क्या होगा, जब आपके ये तीन अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ एक सर्टेन सीक्वेंस में जुड़ेंगे तो एक स्पेसिफिक प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, लेट्स से इन तीनों ने, ये ग्लाइसिन के साथ एलेनिन जुड़ा, एलेनिन के साथ ल्यूसिन जुड़ा, तो बनने वाला प्रोटीन होगा P1। अब हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा डिफरेंस लाते हैं। अब हम सीक्वेंस चेंज कर देते हैं, अमाइनो एसिड्स यही रहेंगे। अब पहले ल्यूसिन है, फिर ग्लाइसिन है और फिर ग्लाइसिन के साथ एलेनिन है, तो अभी भी प्रोटीन बनेगा, पर वो प्रोटीन इंटायरली डिफरेंट नेचर का होगा, वो प्रोटीन डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेगा। सो हमने ये सीख लिया यहाँ पर कि प्रोटीन बनाने के लिए अमाइनो एसिड्स का एक विशेष क्रम में जुड़ना जरूरी है। अगर आपके अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ एक सर्टेन पैटर्न में जुड़ते हैं तो वो एक सर्टेन टाइप ऑफ प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं या प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। नाउ द क्वेश्चन कम्स टू आवर माइंड इज, who decide that in which order these amino acids should combine with each other? ये ऑर्डर कौन डिसाइड करता है? ये ऑर्डर डिसाइड होता है आपका जेनेटिकली। हमारे जो जीन्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं दीज आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, उनके अंदर इंफॉर्मेशन जो होती है वो कोड के रूप में होती है। जैसा कि आपने सीखा था कि डीएनए क्या है, डीएनए आपका एक जेनेटिक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहती है। वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन वो अपने अंदर कोड्स के रूप में रखता है और वही कोड आपका डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोटीन बनेगा। तो आपकी इस प्रोटीन सिंथेसिस में हमारे पास दो टर्म आते हैं, एक आता है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा आता है ट्रांसलेशन। तो उसको समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है और ट्रांसलेशन क्या है। तो चलिए देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारी बॉडी के अंदर जो डीएनए है, डीएनए इज द जेनेटिक मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको हम जेनेटिक मॉलिक्यूल कहते हैं क्योंकि इसी के अंदर क्या होती है, इसी के अंदर आपका जेनेटिक जानकारी होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर ही होती है इन फॉर्म ऑफ जीन। तो ये डीएनए क्या करता है, ये डीएनए अपने आप को पता है, डीएनए के पास डबल हेलिक्स, दो स्ट्रैंड होते हैं, तो उसी स्ट्रैंड का एक हिस्सा जो है वो अपने से एमआरएनए बना देता है। इस एमआरएनए की बनने की प्रोसेस को ही हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। सो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब जो डीएनए के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी वो कहाँ चली गई, एमआरएनए के पास ट्रांसफर हो गई। तो अब एमआरएनए के पास क्या आ गया, एमआरएनए के पास अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन आ गई है, किसके रूप में, एक कोड के रूप में। ठीक है, सो व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हैं दिस इज अ जनरल ट्रांसफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का जो ट्रांसफर होता है वो बेसिकली तीन मैकेनिज्म के थ्रू हो सकता है। एक आती है जनरल ट्रांसफर प्रोसेस, जिसमें आपका डीएनए, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस इन्वॉल्व होती है और ये सभी प्रकार की सेल्स में होती है, जो जनरल ट्रांसफॉर्मेशन होती है। जो दूसरी आपकी होती है वो होती है आपकी स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसफरेंस। ये आपका स्पेशल सेल्स के अंदर होती है और कुछ स्पेशलाइज्ड सर्कमस्टेंसेस में होती है। इसमें उल्टा होता है, इसमें आरएनए से डीएनए का बनना होता है। ठीक है, और इसकी हमारे पास ये बहुत ही स्पेशल सिचुएशंस में ऐसी प्रोसेस होती है। तो जब डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसे कहेंगे, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब आरएनए से डीएनए का बनना, इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, चलिए एनीवेज तीसरा होता है आपका जिसे कहते हैं फॉरबिडन ट्रांसफॉर्मेशन। फॉरबिडन का मतलब है रुका हुआ, फॉरबिड मना किया हुआ। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लिखा तो हुआ है पर अभी तक इसके कोई एक्सपेरिमेंटल या कहें कि परफॉर्म्ड प्रूवन एविडेंसेस नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर फोकस करते हैं अपना जो हमारा जनरल ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसमें डीएनए से आपका आरएनए बनता है, इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। सो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन में क्या हुआ, डीएनए के पास जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी वो अब एमआरएनए के पास है और एमआरएनए के पास वो इंफॉर्मेशन एक कोड के रूप में है। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट ट्रांसक्रिप्शन। अब आता है, अब देखिए अभी तक जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो कोड के रूप में है। नाउ अब क्या जरूरी है, अब ये जरूरी है कि ये कोडेड इंफॉर्मेशन अपने आप को डिकोड करे। ठीक है,
तो इसके डिकोडिंग की प्रोसेस को ही हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब हम सिंपल में क्या कहते हैं, सिंपल भाषा में हम कहते हैं अनुवाद। अगर किसी पर्सन को अंग्रेजी नहीं आती है, फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन को इंग्लिश हिंदी नहीं आती है, ठीक है, और आप उससे अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, तो उसको समझ में नहीं आएगा कुछ, तो वो क्या कहेगा कि आप क्या मेरे लिए इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो आप उसी बात को अगर दूसरी भाषा में बोलेंगे जिस भाषा में उसे समझ में आती है, तो वो आपकी बात समझ लेगा और अपना काम वो करेगा जो भी आप उससे काम करवाना चाहते हैं। सो वैसे ही आप जब अपनी बॉडी में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के ट्रांसफर को देखते हैं तो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। तो डीएनए से एमआरएनए का बनना इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, और फिर ये एमआरएनए उस कोडेड इन्फॉर्मेशन को डिकोड करता है, और जैसे ही वो डिकोडिंग होती है तो चूंकि ये एमआरएनए अपने पास एक सर्टेन सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड लेके चल रहा था, तो वो सर्टेन स्पेसिफिक ऑफ अमाइनो एसिड आपका क्या रेडी करेगा, एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएगा, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। और ये अल्टीमेटली हमें क्या मिल गया, अल्टीमेटली वी गेट अ प्रोटीन। नाउ the question comes to our mind is why this is so important for our cells to synthesize protein. See, protein is a very essential macromolecule in our body. ये आपकी बहुत सारे डोमेन्स में अपनी इंपॉर्टेंस शो करता है। से फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी के अंदर जब ड्रग जाती है तो ड्रग आपके जिस रिसेप्टर से बाइंड करती है वो रिसेप्टर्स अपने आप में प्रोटीन होते हैं, ठीक। आपके जो प्रोटीन्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर कैरियर की तरह भी काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो एक कंपार्टमेंट में से दूसरे कंपार्टमेंट में नहीं जा पाते, तो प्रोटीन वहां पर एक हेल्पर की तरह आता है, एक कैरियर की तरह आता है और उनको लेके चला जाता है। तो उस प्रोटीन की वहां जरूरत होनी बहुत जरूरी है। उसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स हैं, आपकी बॉडी के अंदर एंजाइम्स हैं, ये सब क्या है, ये सब प्रोटीन्स हैं, ठीक है। और स्पेसिफिक प्रोटीन स्पेसिफिक काम करने में इन्वॉल्व है, उसका स्पेसिफिक फंक्शन है। कुछ प्रोटीन्स कैरियर हैं, कुछ प्रोटीन्स रिसेप्टर्स हैं, कुछ प्रोटीन्स आपके हार्मोन्स हैं, कुछ प्रोटीन्स एंजाइम्स हैं। सो देयर आर वेराइटीज ऑफ फंक्शंस परफॉर्म बाय द वेराइटीज ऑफ प्रोटीन्स। नाउ अभी तक आपको पता चल गया कि प्रोटीन सिंथेसिस इज वेरी एसेंशियल इन आवर बॉडी। नाउ आपकी बॉडी के अंदर कई प्रकार की बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती रहती हैं। उन सभी प्रोसेसेस में से प्रोटीन सिंथेसिस इज द मोस्ट complex biological processes of all right। now complexity है इस process में, yet it's it's very rapid in nature, it happens at a very high exceeding speed। इसकी जो रेट है सिंथेसिस होने की, प्रोटीन बनने की प्रक्रिया अपने आप में कॉम्प्लेक्स बहुत है। यूजुअली क्या होता है, जो रिएक्शंस बहुत कॉम्प्लेक्स होती है वो टाइम टेकिंग होती है। प्रोटीन सिंथेसिस भी कॉम्प्लेक्स है, बट इट्स नॉट वेरी स्लो, इट्स वेरी रैपिड इन स्पीड। ये बहुत एक्सीडिंग स्पीड के साथ परफॉर्म होती है और जल्दी जल्दी प्रोटीन बनाती है और जल्दी जल्दी प्रोटीन अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं ई कोलाई। ई कोलाई आपको पता है ये एक प्रकार का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। सो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या करता है, ये 100 अमाइनो एसिड्स की एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस करने में मात्र लगाता है 5 सेकंड। तो देखिए इसकी स्पीड कितनी है। ये आपके पास एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ई कोलाई बैक्टीरिया कम्स अंडर द प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं ये आपका 5 सेकंड के अंदर आपका देखिए आपका ये इन्होंने एक 100 अमाइनो एसिड्स की 100 अमाइनो एसिड्स इन्होंने 5 सेकंड के अंदर बना दिए। Now you can imagine the exceeding speed of protein synthesis in spite of its complexity. Why am I saying it's very complex? Because देखिए प्रोटीन की सिंथेसिस होने में 300 से ज्यादा मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, वेराइटीज ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स जो इन्वॉल्व होते हैं, तब जाके कोई एक प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। सो ऑब्वियसली इसे हम कॉम्प्लेक्स ही मानेंगे, जहाँ पे इतनी सारी चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं एक चीज को बनाने के लिए और बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। वो प्रोसेस अपने आप में सिंपल और साधारण तो नहीं है, वो प्रोसेस अपने आप में कॉम्प्लेक्स है। और इसकी जो सरप्राइज फैक्टर है वो ये है कि ये इतनी कॉम्प्लेक्स होने के बावजूद भी बड़ी ही रैपिड है, बहुत ही फास्ट आपकी बॉडी के अंदर ये काम होता है। और ये होता कैसे है ये अभी हम लोग आगे वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होता है। ऑलराइट, तो देखिए इस प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ने देखिए कितनी जल्दी जल्दी अपना प्रोटीन सिंथेसाइज कर लिया, और वो प्रोटीन कम से कम 100 अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ था, ठीक है। सो नाउ इट्स अ प्रोकैरियोटिक सेल। नाउ यूकैरियोटिक सेल्स भी आपका प्रोटीन सिंथेसिस करती हैं, सबको प्रोटीन चाहिए भाई, प्रोकैरियोटिक है चाहे यूकैरियोटिक है। व्हेन आई से प्रोकैरियोट यू कैन ऑल्सो रिकॉल प्रोकैरियोट्स मीन्स जो आपके सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं। यूकैरियोटिक्स मीन्स जो आपके लार्जर एनिमल्स हैं जैसे कि ह्यूमंस हो गए या अदर एनिमल्स हो गए, हम सब यूकैरियोटिक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, हम सबके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। अब हम बात करते हैं, जब हम देखते हैं कि हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है, फॉर एग्जांपल हमारे पास
हमको पता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन कौन लेके चलता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है डीएनए के पास, ठीक है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन कौन कंटेन करता है, डीएनए अपना जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन करके रखता है। तो डीएनए से ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन का एमआरएनए में जाना, एमआरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस का होना, ये क्या दर्शाता है आपको, ये दर्शाता है आपको यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जा रही है आगे को, वो एक ही दिशा में जा रही है। इट्स नॉट लाइक कि प्रोटीन से आरएनए बन रहा है और आरएनए से फिर डीएनए बन रहा है, नो नो नो। कैसे हो रहा है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। अगर मैं आपको इसको सिंपल तरीके से दिखाऊं, सो इट्स लाइक दिस, डीएनए ने आरएनए बनाया, आरएनए ने प्रोटीन बनाया। आप देख सकते हैं ये जो फ्लो, इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली, इस पूरे के पूरे फ्लो चार्ट में हमें क्या दिख रहा है, इसमें हमें दिख रहा है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक जानकारी का, आनुवंशिक जानकारी का एक दिशा में बहाव हो रहा है। डीएनए के पास थी इंफॉर्मेशन, उसने आरएनए को दी, जिस प्रोसेस को हमने ट्रांसक्रिप्शन कहा। ट्रांसक्रिप्शन इसीलिए कहा है क्योंकि इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो डीएनए ने आरएनए को दी है, वो उसने कोड के रूप में दी है, ट्रांसक्रिप्टेड फॉर्म में दी है। नाउ दिस आरएनए विल परफॉर्म ट्रांसलेशनल पार्ट। अब वो ट्रांसलेशन करेगा, जो कोड उसके पास है वो समझ में नहीं आता है राइबोसोम को, तो अब वो राइबोसोम पे जाके अपनी उस कोड को डिकोड करेगा और जो कोड होगा उसी कोड के हिसाब से आपका एक पार्टिकुलर प्रोटीन सिंथेसाइज होने लगेगा। सो ये जो मैंने आपको बताया है, द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इसी को कहा जाता है सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। क्या कहा जाता है, सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। यानी कि जेनेटिक्स में अगर हम बात करें मॉलिक्यूल्स की, तो जेनेटिक्स में आप जो मेन मॉलिक्यूल मानते हैं, प्राइम चीफ मॉलिक्यूल मानते हैं जेनेटिक्स को कंट्रोल करने का, वो डीएनए को मानते हैं। तो सेंट्रल डॉगमा क्या कहता है, सेंट्रल डॉगमा में डॉगमा का मतलब क्या है, डॉगमा का अगर आप लिटरल मीनिंग देखेंगे तो उसका मतलब होता है बॉडी ऑफ बिलीव्स। So central dogma of molecular genetics believes in this fact that the genetic information flows in a one direction from DNA to RNA, from RNA to protein. ओके और अगर हम स्पेसिफिकली जाएं तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है, डीएनए से आरएनए का बनना। कभी कभार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं। जिस बच्चे को ट्रांसक्रिप्शन समझ में आया ना, उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी समझ में आ जाएगा। रिवर्स का मतलब होता है उल्टा, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा। जो जनरल ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें डीएनए से आपका आरएनए बनता है, तो ये हो गया सिंपल ट्रांसक्रिप्शन। जब आरएनए से डीएनए बनने लग जाए, ऐसा भी होता है कुछ सेल्स में आरएनए से भी डीएनए बनता है, ठीक है, वो कुछ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस होती हैं, उसके बारे में हम कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। कभी कभार आरएनए से भी डीएनए का बनना पॉसिबल देखा गया है, बट इट हैपन्स इन अ स्पेसिफिक सेल्स अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। तो जब आरएनए से डीएनए बनने लगे तो उसको कहा जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। कौन सा ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, क्योंकि उल्टा हो रहा है अभी। जनरल ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है, और जब मैं आरएनए की बात कर रही हूँ तो मोर स्पेसिफिकली आई वांट टू मेंशन दैट इट इज मैसेंजर आरएनए। एज यू ऑल नो, आरएनए 3 तरीके के होते हैं, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड टीआरएनए। मैसेंजर आरएनए मैसेज कंटेन करके चलता है कोड के रूप में। आरआरएनए उस कोड को प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व करता है और प्रोटीन बनाता है। आर फॉर राइबोसोम, ठीक है, और राइबोसोम आपको पता है, राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री है। एंड टीआरएनए एज द नेम सजेस्ट इज अ ट्रांसफर आरएनए, तो वो ट्रांसफर में मदद करता है। एमआरएनए और जो अमाइनो एसिड्स जो आ रहे होते हैं उनको अपने साथ लेके आते हैं और एमआरएनए के स्ट्रैंड पर प्रेजेंट कोडॉन के साथ पेयरिंग में उसको हेल्प करता है। अभी मैं आपको इसका फ्लो चार्ट दिखाऊंगी आगे, तो आपको समझ में आएगा। सो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन पार्ट एंड ट्रांसलेशनल पार्ट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डीएनए से आरएनए बनता है पहले, ठीक है, यानी कि कोड जो है वो डीएनए से किसके पास चला गया, मैसेंजर आरएनए के पास चला गया कोड। अब वो कोड किसके पास जाएगा, अब वो कोड जाएगा आपके राइबोसोम्स के पास, वहां पर वो प्रोटीन सिंथेसिस होगी, आपका कोड डिकोड होगा और कोड के हिसाब से प्रोटीन बनेगा। अब इसको देखते हैं कि ये होता कहाँ पर है। आपको पता है ये पूरी की प्रोसेस जो हो रही है वो आपके सेल के अंदर हो रही है, ठीक है। डीएनए कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर है। चलिए देखिए, इसको मैं रब कर देती हूँ। अब आप इसको देखिए कैसे आपका, कहाँ पर आपका ट्रांसक्रिप्शन और कहाँ पर आपका ट्रांसलेशन होता है। लेट्स से ये हमारी एक सेल है, ठीक है, ये हमारी सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस है। मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ।
न्यूक्लियस के बाहर जो बचा आपका वो सारा आपका साइटोप्लाज्म है। ये मान लीजिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपका यहाँ पर आपका डीएनए पड़ा हुआ है, ठीक। सो डीएनए क्या करेगा, डीएनए अपने से एमआरएनए बनाएगा। तो डीएनए ने बना दिया एमआरएनए, ये प्रोसेस कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन, एज यू ऑल नो। तो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पर हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है आपके न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। ये आपकी पूरी की पूरी एक सेल है, मान लीजिए ये आपकी एक यूकैरियोटिक सेल है, दिस इज अ यूकैरियोटिक सेल। तो इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपका ये आपकी पूरी सेल है, ये बाहर से इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये इसका न्यूक्लियस है सेंटर में डेंसली कवर्ड, इसके चारों ओर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस के बाहर जो बचा आपका ये सारा आपका साइटोप्लाज्म है, इसमें आपकी ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनेलीज होती हैं। उनमें से एक ऑर्गेनेली होती है आपकी जिसे आप कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम में आपके दो सब यूनिट होती हैं, एक स्मॉलर सब यूनिट होती है, ठीक है, स्मॉलर सब यूनिट, और एक होती है आपकी लार्ज सब यूनिट। दिस इज द राइबोसोम, ठीक। तो ये मैसेंजर आरएनए जो आपका न्यूक्लियस के अंदर बना था, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है और ये कहाँ एंट्री मारता है, ये एंट्री मारता है आपके साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में जाके इसकी मुलाकात होती है राइबोसोम से। राइबोसोम आपको पता है, राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री है ये, यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनेलीज अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। राइबोसोम जो होता है उसका काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना, ठीक है। तो आपका क्या होता है, ये एमआरएनए यहाँ से बढ़ता हुआ आगे जाता है और ट्रांसलेशन प्रोसेस को परफॉर्म करता है ताकि यहाँ पर वो एक प्रोटीन बना सके। इसमें इसको मदद करता है आपका टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ये अपने साथ कुछ अमाइनो एसिड्स लेके चलता है। तो ये टीआरएनए इस एमआरएनए को मदद करेगा, ट्रांसलेशन प्रोसेस होगी और आपका ये एमआरएनए आपका इसके ऊपर आपकी जो स्मॉलर सब यूनिट है राइबोसोम की, इसके ऊपर अपने आप को अटैच करेगा और फिर आपका राइबोसोम जो है वो आपका एमआरएनए का जो भी वो कोड लेके आया था उस हिसाब से वो अपना प्रोटीन बनाना शुरू करेगा और आपका प्रोटीन जो है वो आपकी साइटोप्लाज्म से बाहर निकलेगा और अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करने निकल पड़ेगा। सो दिस इज बेसिकली द लोकेशन वेयर द ट्रांसक्रिप्शन पार्ट एंड ट्रांसलेशनल पार्ट टेक्स प्लेस। ऑलराइट, अब हम सीखते हैं कि हमारी जो ये प्रोसेस हो रही है, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस, ये होती कैसे है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसको होने में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो बेसिकली आपका 5 से 6 स्टेप्स में आपकी प्रोटीन सिंथेसिस पूरी हो जाती है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पहला स्टेप कौन सा है इसका। सो लेट्स टेक लुक इन द फर्स्ट स्टेप। जब हम बात करते हैं स्टेप्स की प्रोटीन सिंथेसिस में, तो सबसे पहला स्टेप आता है एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड। Activation of amino acid. This is the first step. All right. Second step is the initiation. Third step is elongation. Fourth step is termination. और लास्ट 5 जो 5th स्टेप है वो है आपका फोल्डिंग। इट्स वेरी इजी, ठीक है, बहुत फास्ट होता है। सबसे पहला आता है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड का मतलब क्या है, यहाँ पर आपका जो अमाइनो एसिड्स थे वो आपके इनएक्टिव स्टेट में पड़े रहते हैं, ठीक है। जब उनको मैसेज मिलता है, उनको सिग्नल मिलता है कि हमको अब भैया प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होना है, तो उसके लिए उनका एक्टिवेशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो जैसे ही ये पूरी प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया शुरू होने वाली होती है तो सोए हुए अमाइनो एसिड्स को जगाया जाता है। उनको जगाने का काम कौन करता है, उनको जगाने का काम करता है टीआरएनए, ठीक है। सो यहाँ पर आपका टीआरएनए आएगा पहले वाले स्टेप में। जो ट्रांसफर आरएनए है ये अपने ऊपर अमाइनो एसिड्स को बांधेगा, ठीक है, और इनको एक्टिवेट करने की कोशिश करेगा। ये पिक करेगा कि कौन सा अमाइनो एसिड में मुझे लेना है। पहले मुझे ग्लाइसिन लेना है, फिर मुझे ल्यूसिन उसके ऊपर लेना है, फिर मुझे लाइसिन लेना है एंड सो ऑन। ये अमाइनो एसिड्स को लेके चलेगा और इनको एक्टिवेट करने का काम करेगा। इनको एक्टिवेशन के लिए चाहिए होता है मैग्नीशियम आयन, और चूंकि आप किसी सोए हुए को जगा रहे हैं, किसी सोए हुए को जगाने के लिए ऊर्जा लगती है, तो आपकी सेल्स में भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर एटीपी जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये आपका एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। टीआरएनए को एनर्जी मिलती है और टीआरएनए आपका अमाइनो एसिड्स को एक्टिवेट कर देता है। नाउ दिस पार्ट हैज़ बिन डन। अमाइनो एसिड्स अब जाग चुके हैं, अब वो क्या करेंगे, अब वो शुरुआत करेंगे, इनिशिएट करेंगे, यानी कि बिगिनिंग करेंगे क्या करने की, लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, या मैं कहूँ आम भाषा में प्रोटीन बनाने के लिए वो प्रोसेस को इनिशिएट करेंगे। अब वो कैसे इनिशिएट करेंगे, चलिए देखिए। आपका जो मैसेंजर आरएनए था जो कि आपके कहाँ आ चुका था,
ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू साइटोप्लाज्म में आ चुका था और राइबोसोम की स्मॉलर यूनिट से बन चुका था। ये देखिए मैंने कुछ ऐसा डायग्राम बनाया था ना, ये देखिए, ये था आपका, दिख रहा है आप लोगों को, ये है राइबोसोम, ठीक है। ये राइबोसोम का आपका, इसको मैं हटा देती हूँ, ये टीआरएनए था, ठीक है। ये टीआरएनए मान लीजिए आपका कुछ अमाइनो एसिड्स लेके आया है, ये लेके आया है ग्लाइसिन, ल्यूसीन और एलेनिन, मान लो ये वाले अमाइनो एसिड्स को लेके आया हुआ है जो कि एक्टिवेटेड है एकदम बढ़िया तरीके से। अब आपको इसमें छोटा दिखाती हूँ थोड़ा सा। अब जो एमआरएनए था वो एमआरएनए क्या करता है, वो एमआरएनए आपका आपके राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट्स के साथ जाके बाइंड कर जाता है। इसके पास होता है आपके पास, इसके पास होता है ऑग। ऑग क्या है, ऑग है एक कोडॉन। क्या है, कोडॉन। कोडॉन किसे कहा जाता है, कोडॉन कहा जाता है जो ये 3 बेस हैं इनके जोड़े को कहा जाता है कोडॉन। जब भी 3 नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, जैसे यहाँ पर कौन कौन से हैं, आपका एडिनिन है, यूरेसिल है और ग्वानिन है। ये तीनों जो बेस पेयर्स हैं जब ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो इन 3 बेस पेयर्स के या किन्हीं भी 3 बेस पेयर्स के ग्रुप को आप कोडॉन कहते हैं। अब देखिए इन तीनों के एक स्पेसिफिक ऑर्डर में जुड़ने पर ही एक स्पेसिफिक काम होता है। ये कोडॉन का एक ही काम है, इसका काम है इनिशिएशन करना, इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस को शुरू करना, धक्का देना, इसीलिए इसको इनिशिएटिंग कोडॉन भी कहा जाता है, ठीक है। तो एमआरएनए के स्ट्रैंड पर मौजूद ये वाला कोडॉन आपका क्या करेगा, ये इनिशिएशन का काम करेगा। जो टीआरएनए आपके अमाइनो एसिड्स लेके आया था ना, उन अमाइनो एसिड्स को ये क्या करेगा, उनकी पेयरिंग करवाएगा एमआरएनए पे प्रेजेंट बेस पेयर्स के साथ, ठीक है। और आपका एक सर्टेन लेंथ की आपकी एक पॉलीपेप्टाइड की चेन बन जाएगी। पॉलीपेप्टाइड की चेन बन गई ना, क्योंकि सर्टेन अमाइनो एसिड्स जुड़ेंगे तो एक चेन बनेगी, उसी को आप पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेप्टाइड्स बॉन्ड्स के थ्रू आपका अमाइनो एसिड्स एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो आपका इनिशिएशन हो गया बढ़िया तरीके से, अब प्रोटीन सिंथेसिस चालू हो गई है और एक सर्टेन लेंथ ऑफ न्यूक्लियोटाइड पॉलीपेप्टाइड की चेन बन गई है। अब क्या, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।